तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों, शुभ प्रभात। मैं आपकी हिंदी की प्रवक्ता श्रीमती सीमा, गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे समकालीन कविता का अर्थ एवं स्वरूप, उसका विकास क्रम और समकालीन कविता की कवि व उसकी विशेषताएं। विद्यार्थियों, समकालीन कविता क्या है, आइए जानते हैं। जब कभी आधुनिकता शब्द को लेकर विद्वानों में चर्चा होती है तो कभी कभी समकालीनता या समकालीन बोध की भी चर्चा उभरकर सामने आती है। कुछ विद्वानों ने आधुनिकता और समकालीनता में भेद करने का भी प्रयत्न किया। ये भी कहा जाता है कि आधुनिकता काल निरपेक्ष मूल्य है, जबकि समकालीनता काल सापेक्ष अनुभव है। फिर भी ये प्रश्न तो उत्पन्न होता ही है कि समकालीनता का अर्थ क्या है। इसका शाब्दिक अर्थ होगा अपने समय से जुड़ने का भाव। समकालीनता की सीमा केवल वर्तमान क्षण तक भी हो सकती है और लंबे समय तक भी हो सकती है। क्षण विशेष तक सीमित समकालीनता का दृष्टिकोण सही प्रतीत नहीं होता। इसके विपरीत एक व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत की कालावधि भी सही नहीं है, क्योंकि एक आदमी अपने जीवन में अपने विचारों और दृष्टिकोणों को अनेक बार बदलता है। तो ये तो था समकालीनता का अर्थ और स्वरूप। आइए जानते हैं उसका विकास क्रम। आधुनिक हिंदी काव्य यात्रा का आरंभ भारतेंदु युग से होता है। तत्पश्चात आया द्विवेदी युग, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप छायावाद का आविर्भाव हुआ। मुख्य रूप से छायावाद की कालावधि 1918 से 1936 ईस्वी तक, अर्थात 19 वर्ष तक रही। तत्पश्चात प्रगतिवादी काव्यधारा का बोलबाला रहा। प्रयोगवाद 1943 से 1953 ईस्वी तक केवल 10 वर्ष तक की सीमा में बंधकर रह गया। 1953 से 1954 ईस्वी तक प्रयोगवाद का स्थान नई कविता ने ले लिया। प्रयोगवाद और नई कविता में किसी भी प्रकार की लक्ष्मण रेखा खींचना बड़ा कठिन है। यद्यपि कुछ विद्वानों ने ऐसा करने का प्रयास किया है, लेकिन ये प्रश्न विवादास्पद बनकर रह गया है। कारण ये है कि दोनों श्रेणियों के कवि वही हैं, उनकी मूलभूत प्रवृत्तियां भी समान हैं। 1943 ईस्वी में इस काव्यधारा को प्रयोगवाद कहा गया और वस्तुतः 1943 से 1954 ईस्वी तक काव्य क्षेत्र में जो प्रयोग हुए उन्हीं का परिणाम नई कविता है। प्रयोगवाद इस काव्यधारा की आरंभिक अवस्था है और नई कविता उसकी विकसित अवस्था। प्रयोगवाद के जो उन्नायक हैं वही नई कविता के कर्णधार हैं। नई कविता के बाद साठोत्तरी कविता का नाम उभरकर सामने आया। इस कविता के उन्नायकों ने अनेक आंदोलन चलाए। यहीं से समकालीन कविता का भी श्री गणेश होता है। इस काल के काव्य की रचना प्रक्रिया में समकालीन अनुभव को अत्यधिक महत्व प्रदान किया गया है। इस युग विशेष के छोटे बड़े कवियों की कविताओं में कुछ ऐसी ही सामान्य विशेषताएं दृष्टिगोचर होती हैं। इन्हीं को हम समकालीन कविता की प्रवृत्तियां कह सकते हैं। डॉक्टर मदन गुलाटी ने अपनी रचना समकालीन कविता के परिप्रेक्ष्य में सन 1960 के बाद के काव्य चिंतन में जो परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं, काव्य में जो गैर रोमानी चेतना विकसित हुई है, भाषा के क्षेत्र में जो नवीनता आई है, उसे रेखांकित करने का स्तुत्य प्रयास किया है। निसंदेह 1960 ईस्वी के बाद की हिंदी कविता अपने पूर्वकालीन काव्य से हटकर सर्वथा नवीन प्रश्नों, नवीन क्रांति, सांस्कृतिक परिवर्तन, विचार और अनुभूति आदि को लेकर मौलिक दृष्टिकोण अभिव्यक्त करती है। समकालीन कविता के कवियों ने 1962 ईस्वी के बाद राष्ट्रीय साहित्य दोनों स्तरों पर मोहभंग की स्थिति को अंकित किया है। आइए जानते हैं समकालीन कविता के कौन से प्रमुख कवि हैं। देखिए, तभी कविता के श्री गणेश से ही काव्य जगत में दो खेमे बनने लगे थे। आरंभ में दोनों परस्पर विरोधी प्रवृत्तियां थीं। यदि एक को हम प्रगतिशील कह सकते हैं तो दूसरी को प्रतिक्रियावादी।
छठे दशक तक ये विभाजन स्पष्ट हो गया था और 7वें और 8वें दशक में ये और भी मजबूत हो गया। इस संघर्ष और तीव्रता प्रदान करने वालों में देखिए कौन से कवि थे? मुक्तिबोध, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल और शमशेर बहादुर सिंह हैं। 8वें दशक में ये प्रवृत्ति हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्ति बन गई। इस दशक में कुमारेंद्र, आलोक धनवा, श्री राम तिवारी, धूमिल, शलभ श्री राम सिंह, कुमार विकल, विजेंद्र, पंकज सिंह, निर्मल वर्मा, आनंद प्रकाश, चंचल चौहान, शशि प्रकाश आदि कवियों के नाम गिनवाए जा सकते हैं। विद्यार्थियों, आइए जानते हैं समकालीन कविता की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां। पहली प्रवृत्ति, समकालीन आर्थिक एवं सामाजिक चेतना का उद्घाटन। इस कविता के कवियों ने समकालीन आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक प्रश्नों का यथार्थ वर्णन किया है। बच्चन, दीनकर अथवा अज्ञे के समान ये कवि ऊंचे पदों के लिए लालायित नहीं हैं। ये कवि अपने आसपास के अनुभवों को कविता में स्थान देते हैं। नागार्जुन अपनी कविता में हमेशा आर्थिक विषमता और सामाजिक भिन्नताओं को रेखांकित करते रहे हैं। उनकी कविता समकालीन बोध से जुड़ी हुई है। अकाल और उसके बाद कविता जो शीर्षक है, उस कविता में कवि कहते भी हैं, दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौवे ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद। तो यहाँ पर आर्थिक विषमता या उनकी सामाजिक जो भिन्नताएं हैं उसका परिचय कवि यहाँ देते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी विशेषता, राजनीतिक चेतना का उद्घाटन। सन 1947 को हम स्वतंत्र हुए। तब से लेकर आज तक अनेक आम चुनाव हुए। राजनीतिक दलों ने गरीबी हटाओ के अनेक नारे दिए। कुछ छुटपुट उपलब्धियों के अतिरिक्त आम आदमी को भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, प्रदूषण तथा आतंकवाद के सिवाय कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे लोगों का उत्साह और आशा भी मंद होने लगा। इतने अधिक वर्षों में राजनीतिक जीवन का घोर नैतिक पतन हुआ। अमीर अमीर होता गया और गरीब होता चला गया। राजनीति से जुड़े नेताओं द्वारा किए गए आर्थिक घोटालों के कारण आम आदमी का विश्वास लोकतंत्र से उठने लगा। समकालीन कवि अनुभव की इस सच्चाई को महसूस करता है। उधर रघुवीर सहाय अपनी कविता आत्महत्या में अपनी असहाय अवस्था को व्यक्त करते हुए ऐसा कहते हैं कि मेरे देश के लोगों और नेताओं, मैं सिर्फ एक कवि हूँ। लोगों, मैं श्रेष्ठ लोगों, मुझे माफ़ करो, मैं तुम्हारे साथ आ नहीं सकता। अगली विशेषता, वास्तविक स्वतंत्रता की समस्या। सतही तौर पर देखने से बुर्जुआ लोकतंत्र में वाणी स्वातंत्र्य का नारा बड़ा ही आकर्षक लगता है, लेकिन इसकी वास्तविकता कुछ और ही है। आज के लोकतंत्र में हमें स्वतंत्रता तो प्राप्त है, लेकिन जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की गारंटी किसी के लिए नहीं है। आज की बुर्जुआ व्यवस्था में स्वतंत्रता के नाम पर इतना अधिक विरोधाभास है कि आज का मनुष्य पूर्णतः विभ्रमित हो चुका है। विशेषकर आज का शिक्षित निम्न मध्यम वर्ग अधिक विभ्रमित है। सच्चाई तो ये है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अंग्रेजी साम्राज्य तो चला गया, लेकिन राजनीतिक बदलाव के सिवाय कुछ नहीं बदला। रघुवीर सहाय, श्रीकांत शर्मा, धूमिल, विजयदेव नारायण, लीलाधर जगुड़ी, विष्णु खरे आदि कवियों ने इस वास्तविकता को अपनी कविताओं में खुल करके वर्णन किया। अगली विशेषता, तीव्र व्यंग्य की अभिव्यक्ति। समकालीन कविता का व्यंग्य नितांत तीखा एवं मार्मिक है। इस दृष्टि में धूमिल की मोचीराम, लीलाधर जगुड़ी की बलदेव खटीक, सौमित्र मोहन की लुकमान अली, ध्रुवदेव मिश्र की हवा बही गाँव में तथा हरिहर द्विवेदी की खत आदि उल्लेखनीय कविताएं हैं। इन कवियों के व्यंग्य आज के जीवन से संबद्ध है तथा राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक संगतियों पर भी करारा कटाक्ष व्यंग्य प्रहार करते हुए कवि दिखाई देते हैं।
अगली विशेषता विचार आंदोलन का उद्घाटन। साठोत्तरी कविता तथा समकालीन कविता में विचार आंदोलन की काफ़ी हलचल दिखाई देती है। इन कवियों की कविता आंदोलन की कविता है। इनकी कविताओं को पढ़कर के सामान्य पाठक का मन भी आंदोलित हुए बिना नहीं रह सकता। कारण ये है कि समकालीन कविता में यदि संवेदना और संवेग है तो विचार की गहनता भी है, अर्थात गहराई भी है। वहाँ अनुभूति और विचार, एहसास और समझ एक दूसरे से इतने घुले मिले हैं कि ये काव्य भावात्मक और बौद्धिकता दोनों स्तरों पर आंदोलित करता है। समकालीन कविता को पढ़कर पाठक बार बार ये विचार करने लगता है कि हमें बनी हुई अवधारणाओं पर पुनर्विचार करना चाहिए, फिर से सोचना चाहिए। अगली विशेषता यथार्थवादी दृष्टिकोण। यथार्थ का अर्थ है जो कुछ हमारे सामने है अथवा जो कुछ अस्तित्व में है वही यथार्थ है। जब हम साहित्य के क्षेत्र में यथार्थ की चर्चा करते हैं तो हमारा मतलब है कि जो कुछ हमारे आसपास घट रहा है। समकालीन कविता का कवि अपने आसपास के यथार्थ से पूर्णतः प्रभावित है। यद्यपि पूंजीवादी समाज यथार्थ को ढकने का प्रयास करता है, लेकिन एक सच्चा कवि भ्रांत न होकर सजगतापूर्वक यथार्थ का वर्णन करता है। यदि यथार्थ की चर्चा की जाएगी तो निराला का नाम नहीं भुलाया जा सकता। नए पत्ते में संकलित कविता महगू महंगा रहा में कवि देखिए क्या कहता है, एक उड़ी खबर सुनी है, हमारे अपने हैं यहाँ बहुत छिपे हुए लोग। अगला उदाहरण, वे जन मौन हैं, इन्हें देखते हुए जब ये कुछ उठेंगे। लेकिन कुछ विद्वानों का विचार है कि समकालीन कविता में सामाजिक स्थितियों के प्रति असंतोष तो व्यक्त हुआ है, लेकिन ऐसे कवि कम नजर आते हैं जो सही अर्थों में यथार्थवाद को पहचान पाए हैं। यथार्थवादी कवि वही हो सकता है जो सामाजिक संबंधों की द्वंद्वात्मकता को उसके अंतर विरोधों सहित वर्णन करे। यदि सही अर्थों में देखा जाए तो मुक्तिबोध, निराला, धूमिल, नागार्जुन, लीलाधर जगुड़ी आदि सच्चे यथार्थवादी कवि हैं। अगली विशेषता सांस्कृतिक विपन्नता। समकालीन कविता में हमें सांस्कृतिक विपन्नता के दर्शन होते हैं। इसका एक कारण ये भी है कि हमारी संस्कृति के अधिकांश मूल्य अपना संदर्भ खो रहे हैं। नया बनता समाज उन्हें छोड़ रहा है, अथवा हम ये भी कह सकते हैं कि देश की वर्तमान पीढ़ी पुराने सांस्कृतिक मूल्यों को निभाने में कठिनाई का अनुभव कर रही है। 8वें दशक तक आते आते संस्कृति के प्रति ये आक्रमण और आक्रोश और भी अधिक तीव्र हो गया है। समकालीन कविता में संस्कृति के प्रति ये बेगानापन हमें बार बार सुनाई पड़ता है। मानो ये कवि कहना चाहते हैं कि हमारे समूचे इतिहास और संस्कृति का पुनर्परीक्षण होना चाहिए। अगली विशेषता कला पक्ष। समकालीन कविता का कथ्य, शिल्प, भाषा, सौंदर्यबोध सभी कुछ बदला हुआ है। समकालीन कवि नए प्रतीकों और नए उपमानों की खोज में संलग्न है। यद्यपि इन कवियों की भाषा साहित्यिक हिंदी नहीं कही जा सकती, लेकिन इनमें भद्रजनों की भाषा भी नहीं है, बल्कि शब्द कौशल और वाक चातुर्य के स्थान पर डंक मारते हुए असभ्य और आघाती शब्द हैं। भाषा का अभिजात्य तो बिल्कुल समाप्त हो गया है। सड़क की भाषा और घटिया मुहावरों के प्रयोग के कारण एक सर्वथा नवीन सौंदर्य शास्त्र उभर कर सामने आया है। जिन शब्दों और मुहावरों को पूर्ववर्ती प्रगतिवादियों ने भी स्वीकार नहीं किया था, वस्तुतः इस कविता में काव्य वर्जनाओं का बहिष्कार किया गया है और कविता के लिए कोई भी शब्द, कोई मुहावरा, भाव अस्पृश्य नहीं रह गया है। सपाट बयानी के कारण इन कवियों की भाषा भी बाजारू बन गई है, लेकिन यहाँ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि इस भाषा के कारण ये कवि बेहद तीखे तथा चुभते हुए व्यंग्यों का प्रयोग करने में सफल हुए हैं। धूमिल, लीलाधर जगुड़ी, सौमित्र मोहन, हरिहर द्विवेदी, पंकज सिंह, निर्मल वर्मा आदि की भाषा इसी प्रकार की है। आशा करती हूँ आपको समकालीन कविता की विशेषताएं अच्छे से समझ आई होंगी।